अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और आज जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने ख़दशात का इजहार किया और इकरार का इजहार किया। और वो ख़दशात ये हैं कि इकरार इस बात का है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट 2023 है उस पर उनके दस्तखत नहीं हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जो इस कानून से मुतासिर होंगे। मतलब उन्होंने कानून पे बिल पे दस्तखत नहीं किए, फिर ये भी तसव्वुर कर लिया कि वो कानून बन चुका है और जो मुतासिर हो रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, शायद उनसे ये माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये हुआ क्यों, ये ट्वीट करने की नौबत क्यों आई? और इस ट्वीट में जो आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एतराफ़ कर रहे हैं, क्या हकीकत है या तस्वीर इसके या हकीकत इसके बरक्स है? ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और इससे पॉलिटिकल क्राइसिस जो मज़ीद बढ़ेगा वो क्या होगा, और निगरान हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और इलेक्शन कब होंगे, सब पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब हामिद मीर साहब ने। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त। सबसे पहले तो आई विश कि ये जो ट्वीट आया है आरिफ अलवी साहब का आज, ये थोड़ा इसमें जो है क्लैरिटी नहीं है सर। एक तो ये जो सदर के पास कोई बिल जाता है सर, वो उन्होंने 10 दिन में साइन करना होता है या ऑब्जर्वेशन लगा कर वापस भेजना होता है, जो मेरी समझ है। तो आरिफ अलवी साहब ने अगर ऑब्जर्वेशन लगाई है उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स लिखा होगा, कुछ उनको याद होगा, तो वो उन्हें लिखना चाहिए था इस ट्वीट में, या बताना चाहिए था कि मैंने फ़लाँ ऑब्जर्वेशन जो है वो लगाई थी। वो पेपर मंगवा भी सकते थे। दूसरा, ये जो उन्होंने भेजने के बाद अक्सर वो जिस बिल पे एतराज़ लगाते हैं वो ट्वीट भी कर देते हैं, हमने देखा है। पर इस दफ़ा इन्होंने ट्वीट नहीं किया। मतलब जब बिल पास हो गया, टीवी पे चल गया, को 28 घंटे बाद उनको याद आया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो साइन ही नहीं किया था, मैंने तो उस पर एतराज़ लगा दिया था। तो व्हाट इज़ द रियल स्टोरी सर इसके पीछे? रियल स्टोरी आप मुझे इस तरह पूछ रहे हैं इतवार वाले दिन, जिस तरह कि मैं प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हूँ, मुझे सारा पता है। पता तो आपको है पता है जितना कि मैंने आरिफ अलवी साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनसे मैंने बात की है। और दूसरी बात यह है कि जितना मुझे पता है वो उतना भी मैं आपको नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि मुझे तो सिर्फ टेलीफोन पे पता चला ना। आज इतवार का दिन है तो सरकारी दफ्तर तो बंद है, तो जिससे भी बात हुई है वो फ़ोन पे बात हुई है। तो ये जो बहुत से अब बिल पिछले दिनों में पास हो गए हैं, तो इन बिलों के बाद तो हम जैसे बंदे जो हैं वो बड़े मुहतात हैं कि अगर हमने कोई ऐसी बात कर दी जिसकी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, भले हमने सच ही बोल दिया है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको पता ही है बहुत से बिल इस तरह के जो है मंजूर हो सर। गए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि जो आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट किया है वो एक सहमी हुई ट्वीट है, और उनकी सहमी हुई ट्वीट जो है उसने कुछ सवालात को जन्म दिया है, उसमें काफ़ी तशनगी है। तो उन्होंने कहा है जी कि मेरे अमले ने मेरे एतमाद को मजरूह किया है। तो उनको बताना चाहिए था कि वो अमले के कौन से लोग हैं जिन्होंने उनके एतमाद को मजरूह किया है। मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे बताया गया है कि अमले के को तकरीबन 3-4 लोग हैं जिनके साथ उनकी कम्युनिकेशन थी, और बकौल आरिफ अलवी साहब के उन्होंने उनसे पूछा था कि जी आपने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वापस भेज दिया है? तो उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया है। तो एक बिल जो है वो उनको 2 अगस्त को मसूल हुआ था, दूसरा बिल जो है उनको 8 अगस्त को मसूल हुआ था। कानून के मुताबिक आरिफ अलवी साहब ने हर बिल पे 10 दिन के अंदर या तो दस्तखत करने थे या अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ उसको वापस भेजना था। तो उन्होंने, मेरी इतला ये है कि सलाह मशवरा किया कुछ वकीलों के साथ सर कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो उन्होंने जिन वकीलों से मशवरा किया वो वकील जो हैं उनका एक ख्याल था कि आपको इस बिल पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। तो सदर साहब के बकौल उन्होंने दस्तखत नहीं किए और अमले से कहा कि बिल वापस भेज दें। सर अब उनका दावा यह है कि मैंने 2-3 दफ़ा कंफर्म किया कि बिल वापस भेज दें, लेकिन बिल वापस भेज दिए गए, 10 दिन के अंदर भेजे गए, 10 दिन के बाहर भेजे गए, लेकिन वो बिल कानून बन गया। ठीक है, अब कानून कैसे बनाए? दस्तखत के बगैर कानून इस तरह बन सकता है कि अगर उन्होंने बगैर ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेज दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, तो कानून के मुताबिक जो है वो बिल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ असम्बली भी ख़त्म हो गई। एक बिल जो 2 अगस्त को आया है उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कुछ दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन सकता है। दूसरा बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता,
क्योंकि जो कौमी असम्बली है वो दूसरा जो 8 अगस्त को बिल आया था तो उसके 10 दिन 18 अगस्त को पूरे होने थे और 18 अगस्त से पहले जो है वो असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, तो वो कानून नहीं बन सकता। लिहाजा ये मामला इतना सादा नहीं है कि आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट कर दी तो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मामला ख़त्म नहीं होगा। उनको वो अगर समझते हैं कि कानून के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया वो दुरुस्त किया और उनके अमले के कुछ लोगों ने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई है, तो उनको अपने अमले के उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सामने लानी चाहिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने नहीं लाएंगे तो फिर जो वजारत कानून के तर्जुमान ने बयान दिया है वो तस्वीर का दूसरा रुख है। और उनका ये कहना है कि जी सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने बगैर किसी रिमार्क्स के, बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेजे और 10 दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन गए हैं। तो अब जो भी आरिफ अलवी साहब का मौक़िफ़ है और जो भी वजारत कानून का मौक़िफ़ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो पैदा हो गया है। तो इसमें दोनों अतराफ जो हैं उनको अपना सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए कौम के सामने दस्तावेजी सबूत लाना चाहिए। दस्तावेजी सबूत सामने नहीं आएगा तो दोनों का मौक़िफ़ मशकूक रहेगा। अच्छा सर, मैं एक तो जो आपने मशकूक होने की बात की है, सदर आरिफ अलवी साहब एक पढ़े लिखे इंसान है, इज़ अ बाय प्रोफेशन इज़ अ डॉक्टर, और उनकी एक लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कोर कमेटी में भी, के साथ दीगर मामलात में भी वो पढ़ने के भी आदी हैं, आप ये बात जानते हैं। अच्छा, कोई पहला बिल तो रिटर्न नहीं किया उन्होंने तो बहुत सारे बिल रिटर्न किए 16 महीनों में, तो ही नोज द प्रैक्टिस एज वेल। लेकिन कल एक और बात भी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि कल हम सब टीवी चैनल्स ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी चला दी टीवी चैनल्स पे। सदर के ऑफिस में भी 10-12 टीवी लगे हुए हैं, तो टीवी से तो उनको अपडेट हो गया होगा कल ही। तो 24-27 घंटे उनको क्यों लगे ये ट्वीट करने में? और बिल के रिटर्न के मामले में वो लग ऐसे रहा है कि ये पहली दफ़ा को बिल जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। इतने कन्फ्यूज़ क्यों हैं? क्या गिरफ्तारियों के बाद शाह महमूद की और असद उमर की, और फिर लगा कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में खुद खान साहब भी टारगेट हैं, तो कंफ्यूज होकर या किसी डर से उन्होंने ये ट्वीट किया अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, जो मुझे पता है मैं तो वही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि परसों पहली दफ़ा मेरी इतला के मुताबिक परसों जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह खबर आई कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, तो उन्होंने अपने अमले से पूछा भी कि मैंने आपसे कहा था कि बिल वापस कर दें, आपने बिल वापस भेज दिए हैं? उन्होंने कहा हमने बिल वापस भेज दिए। तो उनसे कहा गया ये मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि मैंने दस्तखत कर दी। उन्होंने कहा मीडिया है जी, मीडिया तो झूठ बोलता है। तो ये अदनान साहब, आपकी और मेरी औकात ये है कि जो है वो जो आला इक़्तिदार के ईवान है, वहाँ बैठे हुए जो अफसरान हैं, वो अपनी अपनी गेम खेल रहे होते हैं, तो जब उसमें मीडिया की खबर का जिक्र आता है तो कहता है मीडिया तो झूठ बोलता है जी। तो उन्होंने मीडिया को झूठा करार देके तो सदर साहब को फारग कर दिया। अब उसके बाद जब कल जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, तो फिर सदर साहब जो है उन्होंने दोबारा पूछा, तो दोबारा जब पूछा गया तो कोई उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने फिर उन 3 लोगों से बारी बारी पूछा, जिन 3 लोगों से उन्होंने ये गुजारिश की थी कि जनाब ये बिल वापस भेज दें। बकौल आरिफ अलवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ जी सर। तो वो जो 3 लोग हैं वो बड़े अहम लोग हैं। तो वो 3 लोग जो हैं उन्होंने फिर सदर साहब को जो जवाब दिए, तो सदर साहब ने कहा भी पहले तो आप बड़ी क्लैरिटी के साथ मुझे कह रहे थे कि हमने बिल वापस भेज दिए हैं, अब आप जो है वो कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर असद उमर साहब भी आज गिरफ्तार हो गए। तो और ये भी पता चल गया कि FIA जो है उसने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसमें साबिक वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ये टारगेट कर लिए गए हैं, उनको इसमें नॉमिनेट कर दिया गया। तो फिर शायद उनको ये एहसास हुआ है कि जो बिल शायद मैंने वापस भेज दिया या जिस पर दस्तखत नहीं किए, तो वो उसकी बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उन लोगों से माफ़ी भी मांगी है। अच्छा सर, 5 साल क्योंकि सदर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, तो वो प्रैक्टिसेस को तो बड़ा बाखूबी जानते हैं। फिर उन्होंने इसलिए मांगी कि उनको यकीन हो चुका कि अब ये कानून तो बन गया और ये जो टारगेटेड लोग थे अब वो शिकंजे में भी आ गए, उनको इस बात का यकीन है, तभी उन्होंने इस ट्वीट के एंड पे माफ़ी मांगी। देखिए, ये तो सवाल आपको आरिफ अलवी साहब से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आरिफ अलवी साहब ने एक पब्लिक के सामने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद ये कानून मशकूक हो चुका है। और अब अगर इस कानून के मुताबिक किसी को सज़ा दी जाएगी तो आला अदालतों में ये सवाल उठाया जाएगा।
हो सकता है आरिफ अलवी साहब को बुला लिया जाए, वहाँ पे अदालत में बुला लिया जाए कि हाँ जी आके आप बताएं कि आपने दस्तखत किए थे, ऑब्जर्वेशन लिखी थी, क्या किया था आप लोगों ने। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये कानून जो है अब मशकूक हो चुका है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख एक दफ़ा फिर मजरू हो गई है और लोगों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को ये कहने का मौका मिलेगा कि ये सिर्फ सदर पाकिस्तान नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है। और ये जो है ये एक ट्वीट करके बता रहा है कि जनाब मैंने बिल वापस भेज दिया था, मेरे अमले ने मेरे एतमाद को मजरू किया है और उन्होंने इसको कानून बनवा दिया और अब लोग पकड़े जा रहे हैं और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अब जो मर्जी कहे अदनान साहब, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी लुटिया को तो बीच मंझधार के डबो दिया गया ना। वो क्रेडिबिलिटी तो कई दफ़ा डैमेज हुई, उस पर खैर आप बहुत लिखते भी हैं, बात भी करते हैं, उस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है। अब इस मामले के बाद सियासी और पोजीशन वाइज मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब? क्योंकि इस्तीफ़ों का मुतालबा पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया, दीगर जो अहम सियासी रहनुमा उन्होंने भी डायरेक्टली टीवी स्क्रीन पर आके कहा कि इसके बाद तो सदर को इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखें, बात यह है कि सदर साहब को चाहिए कि जो उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है उसको सही साबित करने के लिए वो कोई ठोस दस्तावेजी सबूत सामने लेके आएँ और उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने उनके एतमाद को मजरू किया। ये कोई छोटी बात नहीं है कि सदर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर कह रहा है कि उनके स्टाफ ने उनको झूठ बोला है, उनके साथ उनको बिट्रे किया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है, फोर्जरी की है। ये भी इसमें एक इल्ज़ाम आता है। तो ये इतनी छोटी बात तो नहीं है ना, और सदर साहब को तो साबित करना पड़ेगा। तो अब अगर सदर साहब खामोश भी हो जाएं तो मैं और आप तो ये बात पूछते रहेंगे ना, ये कौन आदमी थे यार, 3-4 आदमी जिन्होंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और अगर उन्होंने एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और आरिफ अलवी साहब ने जो है गलत बयानी किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, उनकी इम्पीचमेंट तो हो नहीं सकती, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ख़त्म हो चुका है, कौन उनकी इम्पीचमेंट करेगा। तो बेहतर यही है कि फिर वो इस्तीफ़ा दे दें। तो अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे, सोचें ना ज़रा अदनान साहब, सारी बातें मुझसे ना पूछें, कुछ ज़रा आप भी थोड़ा सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आरिफ अलवी साहब झूठ बोल रहे हैं जैसा कि वजारत कानून ने कह दिया है, ठीक है, हुकूमत ने कह दिया है कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं और वो ऐसी कोई बात नहीं जो उन्होंने बात की है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं, वो इम्पीचमेंट का रास्ता आपके पास नहीं है क्योंकि उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर क्या है, तो इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़ा नहीं देते वो, अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर क्या होगा? तो फिर एक आइन का बहरान तो पैदा हो गया ना। तो इसलिए मैं ये आपको फरमा रहा हूं कि या तो सदर साहब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आए कि जनाब ये है मेरे हक, मेरे मौक़िफ़ के हक में ये सबूत है, और या फिर जिन लोगों के बारे में सदर साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वो कौन लोग हैं, सिविलियन तो नहीं है ना वो, कम से कम 2 बंदे तो उसमें से सिविलियन नहीं है। तो फिर वो या उनका इदारा जो है वो सदर साहब के खिलाफ सबूत सामने लेके आए और फिर हम कहेंगे कि जनाब सदर साहब जो हैं इन्होंने गलत बयानी किया है, इन्होंने कौम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। ये जो ट्वीट उन्होंने किया आज, इसने आईनी बहरानों के अंदर एक और बहरान को जन्म दे दिया, जो एक नया चैप्टर खोला है। और ये क्या मतलब, इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा फिर तहरीक इंसाफ को ही पहुंचेगा ना, क्योंकि चीजें अगर और लिंगर ऑन हो जाएंगी। नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और जिन लोगों से सदर साहब ने माफ़ी मांगी है वो कुछ इंडिविजुअल्स हैं। मेरा मसला इस वक्त ना तहरीक इंसाफ है और ना वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना मेरा मसला नवाज शरीफ है, ना मेरा मसला आसिफ जरदारी। मेरा मसला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान है और उसका आइन है, और ये 2023 है, 2023 में आइन पाकिस्तान की तश्कील के और नफाज के 50 साल पूरे हो रहे हैं और ये अगस्त के महीने में पूरे हो रहे हैं। ये अगस्त के महीने में हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान के आइन को एक मजाक बना दिया है। इस आइन को मुसलसल वायलेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा दें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते। आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि जब असम्बली
डिसॉल्व हो जाएगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानता ही नहीं, वो कहता है जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम तो जनाब पहले हल्का बंदियाँ करेंगे, तो हल्का बंदियाँ जो है वो दिसंबर में जाकर ख़त्म होंगी। और अब ये नया जो पटारी खोल दिया है सदर आरिफ अलवी साहब ने, तो मुझे आप ये बताएं अदनान हैदर साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके पास मौके थे पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने के और बाहर जाके बड़े पैसे कमाने के, तो उस पाकिस्तानी ने फैसला किया नहीं मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, मैंने पाकिस्तान में रहना है। तो उसके मुल्क में इस तरह खुल्लम खुला पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा मसला पाकिस्तान का आइन है, इसलिए कि ये आइन वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान को जोड़ के रखती है एक दूसरे के साथ, चारों सूबों को जोड़ के रखती है, और कोई चीज़ नहीं है, ना कोई इदारा है जो पाकिस्तान को जोड़ सकता है, सिर्फ ये आइन है। तो मेरा मसला जनाबे वाला ना तहरीक इंसाफ है, ना कोई इंडिविजुअल है, ना कोई दूसरी पार्टी, मेरा मसला सिर्फ ये आइन है। और सदर आरिफ अलवी से लेके और नीचे तक हर बंदा जो है वो रोज़ाना को ऐसी बात कर देता है कि ये आइन जो है इसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाती है। इसलिए मैं ये ज़्यादा थोड़ा सा मेरा लबो लहजा तल्ख है कि हर बंदा जो है वो उस आइन को रगड़ा लगाई जा रहा है, ख्वाह वो आरिफ अलवी है या कोई और है। सर मैं बड़ी माजरत के साथ प्रोफेसर वारिस मीर से हामिद मीर तक, ये जो आइन है इसका कितनी मरतबा कत्ल हुआ, और हर मरतबा हमने कत्ल का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया, और ज़िम्मेदार वो सियासतदान रहे जो हमेशा पवित्र रहे। CCI में नोटिफाई इन सियासतदानों ने किया, हर दफ़ा एक्सटेंशन इन सियासतदानों ने दी, हर दफ़ा सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए आलाकार ये सियासतदान बने। तो मेरे ख्याल में प्रोफेसर वारिस मीर के फर्जंद होने के नाते कम से कम सर हम एक लॉयल, तो ऑफ कोर्स आपके बुजुर्ग हैं, वो मेरे भी उस्ताद हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, तो हमें लॉयल तो होना चाहिए। एक ही शख्स को और एक ही इदारे को और एक ही तरफ कटहरे में खड़ा कर दें, वो इन सियासतदानों पे से भी तो पूछे ना सर। पीपल्स पार्टी ने भाग के CCI में वोट दे दिया, अब बाद में कहते हैं जी हम तो 90 रोज़ में इलेक्शन चाहते हैं। इन्हीं सियासतदानों ने जो अब कह रहे हैं कि आइन पामाल हो जाएगा, 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते, तो हामिद मीर क्यों नहीं इनको कटहरे में खड़ा करता? इन सियासतदानों को जिन्होंने कानून बनाया एक्सटेंशन का, उनको क्यों नहीं खड़ा करता? जिन्होंने भाग भाग के वोट दिए, तो मेरा ख्याल में अब तो हमें इन सियासतदानों को गिरबान पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो इनको वोट देते हैं ना सर। तो ये तो अब आपने अपनी एक तकरीर झाड़ दी ना, आपने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, तो आपके ख्याल में सियासतदान जिम्मेदार है, मेरे ख्याल में सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं तो CCI में किसने वोट दिया? मीर साहब चढ़ाई किया आपने मेरे पे? नहीं की, बस सियासतदानों ने ही CCI में मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहा है। भाई CCI में, एक मिनट रुक जाएं, वो CCI में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 निगरान वज़ीर आला बैठे हुए थे, नुमाइंदे हैं, वो सियासतदानों के नुमाइंदे हैं। और जो पीपल्स पार्टी है उसको तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं जी सियासतदान ऐसे हैं, सियासतदान वैसे हैं। हाँ ठीक है, मैं तो सियासतदानों को भी भुगता है और मैंने डिक्टेटरों को भी भुगता है। तो एक सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसको फांसी लगा दी। एक सियासतदान थी बेनज़ीर भुट्टो, उसको पिंडी में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। एक सियासतदान नवाज शरीफ था, उसको 3 दफ़ा टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, 3 दफ़ा उसको हुकूमत से निकाला गया। बेनज़ीर भुट्टो को 2 दफ़ा निकाला गया। इमरान खान को भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। तो सियासतदान जो हैं वो भुगतते भी हैं। शहबाज शरीफ 2 दफ़ा जेल जाता है, अब और भी ये शाह महमूद कुरैशी भी जेल चला गया। मुझे बताइए, ये सारे जेल जाते हैं, फांसियाँ लगते हैं, कैदें काटते हैं, जो लोग इस मुल्क का आइन तोड़ते हैं, जनरल ज़ियाउल हक जैसे, जनरल अयूब खान जैसे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे, ठीक है, तो उनको कभी कोई सज़ा मिलती है? कभी नहीं ना मिलती। तो इसलिए अदनान हैदर साहब, सियासतदानों को बुरा कह के तो इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करना ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, इन्हीं सियासतदानों में रजा रब्बानी जैसे लोग भी हैं ना सर, वो एक गुजरांवाला के डॉक्टर साहब भी हैं, जब एक्सटेंशन। हाँ, रजा रब्बानी साहब हैं, आंसू बहाए और मिलिट्री कोर्ट्स के हक में वोट दे दिया। तो इसका मतलब सर फिर वही बात आ गई ना कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आज हामिद मीर कॉलम लिखता है कैपिटल, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये बात दुरुस्त है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये इनको फिर इनके ट्रैप में नहीं ना आना चाहिए। ये क्यों आते हैं उनके ट्रैप में? ना आए। तो मैं कह रहा हूं, सियासतदान अगर ट्रैप में अगर सियासतदान ट्रैप में आ जाते हैं तो हामिद मीर भी सियासतदानों की तरह ट्रैप में आ जाए और अदनान हैदर के दबाव में आके अदनान हैदर की तकरीर सुन के हाँ अदनान हैदर साहब आप सही कह रहे हैं, ये सियासतदान ही बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत अच्छी है। वो आपके दबाव में नहीं आएगा। नहीं, मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं, क्योंकि आपको बड़ी माजरत के साथ ये जुमला मैं बोलते हुए नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपकी बिल्कुल हमदर्दी मेरे साथ नहीं है। नहीं सर, आपकी हमदर्दी जिनके साथ है वो आपकी तकरीर से पता चल गया है। नहीं, अब मैं अपने उस्ताद को चैलेंज नहीं कर रहा, बट ये सच है कि हर सियासी जमात जब हुकूमत में होती है वो आपको बुरा कहती है
और हर दफ़ा की एस्टेब्लिशमेंट हामिद मीर को बुरा कहती है, तो कहीं ना कहीं इतना सच ना बोला करें ना सर, कभी सच को भी दरमियाना कर दिया करें। चलें, आप ये कह लेंगे इस्टेब्लिशमेंट में और सियासतदानों में कोई फ़र्क नहीं है, जो भी हुकूमत में आता है मेरे खिलाफ होता है, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप होती है वो मेरे खिलाफ हो जाती है, या मैं गलत हूँ या ये गलत है। लेकिन मैं तो आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं तो इस आइन के साथ खड़ा हूँ, कल भी आइन के साथ खड़ा था, आज भी आइन के साथ खड़ा हूँ, परसों भी आइन के साथ खड़ा रहूँगा। अल्लाह करे ये आइन पामाल ना हो। टाइम कम है सर। मीर साहब ये बताइए, अब जो फरवरी में इलेक्शन चले गए हैं, कुछ लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि फरवरी के बाद भी जा सकते हैं, पर बतौर एक सहाफ़त के तालिब इल्म मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कि मार्च में तो आधा सेनेट भी खाली हो जाएगा, तो फरवरी के बाद तो जाने के चांसेस ही नहीं है हमारे पास सर। देयर इज़ नो ऑप्शन के फरवरी, तो ये परसेप्शन क्यों बिल्ट हो रहा है? फरवरी तो बहुत दूर है, फरवरी तो बहुत दूर है। आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। ये इलेक्शन 10 नवंबर से आगे नहीं जा सकता। अगर ये 10 नवंबर से आगे जाएगा तो ये तौहीन पार्लियामेंट है। तौहीन पार्लियामेंट इसलिए है कि इसी अगस्त के महीने में पार्लियामेंट के ईवान बाला सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुतफ़िका करारदाद मंजूर की, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर की कि असम्बली के डिज़ोल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो ये पार्लियामेंट की तौहीन है। और इससे कुछ दिन पहले मई के महीने में पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया था जिसका नाम है तौहीन पार्लियामेंट का बिल। तो उस बिल के तहत अगर कोई पार्लियामेंट की तौहीन करता है तो उसको कम से कम 6 महीने की सजा होगी और उसको 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो ये ना सिर्फ आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है, और उनके खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट का जो कानून है उसके तहत सर वेरी कार्रवाई राइट, होनी वेरी चाहिए राइट, और उनको बिल्कुल कम ठीक से कह कम रहे 6 हैं महीने की सजा मिलनी आप चाहिए। जिस 224 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, सर वहीं 51(5) भी तो है ना सर। डिलिमिटेशन की बात होती है, जब मर्दमशुमारी नोटिफाई कर देती है सीसीआई, तब इलेक्शन तो कमीशन डिलिमिटेशन भाईजान, और डिलिमिटेशन जो है उसकी भी बात सुन लेना। तो पिछले साल इसी इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 1 साल पहले ये ऐलान किया था, यकीन दहानी करवाई थी कि अक्टूबर 2022 तक हम डिलिमिटेशन मुकम्मल कर लेंगे, मुर्दमशुमारी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये ठीक है, तो वो अक्टूबर की छोड़े, अब तो अगस्त आ गया है। तो ये अब आप जो मर्जी कह लें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपकी दबाव में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तब्दील करूंगा। इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, फरवरी बहुत दूर की बात है। इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से पहले होना चाहिए, 2024 में जाना ही नहीं चाहिए। सर वेरी राइट। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, हम सारे सहाफ़ी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे, क्योंकि आपने कहा कि संडे को तो मैं नहीं जा सकता था बाहर। आप इससे मैं माजी में पूछ रहा हूँ, माजी करीब की बात, कि जो निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब का नाम आया सबको हैरान कर दिया, तो क्या हम सब हैरान हुए या पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत भी इस पर हैरान थी सर? देखिए, उनका ख्याल था कि कोई सियासी बंदा आएगा ना, तो काकड़ साहब ठीक है सेनेट के मेंबर तो थे, लेकिन वो सियासतदान तो नहीं ना कहलाते, वो तो आपको पता ही है क्या कहलाते हैं। तो जो राजा रियाज साहब का दावा है कि उन्होंने उनका नाम पेश किया, लेकिन सबको पता है कि राजा रियाज साहब ने उनका नाम पेश नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका ये दावा है कि जी हमें इसका नहीं था पता, लेकिन अंदर खाते यही पता है कि जी पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया हुआ था कि जिसको मर्जी ले आए, तो वो ले आए हैं। तो काकड़ साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, किसी सियासी जमात के तो नुमाइंदे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ सीनियर माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं। पाशा साहब ज़रा ये बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट साहब ने आज एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि वो तो कानून तो बन गया और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ उनसे जो इससे मुतासर होंगे, बट वो कह रहे हैं मैंने तो साइन नहीं किया, मैंने तो कहा था कि वापस भेज दिया जाए। पहली दफ़ा जब जाता है आर्टिकल 75 के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास, और वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगा के वापस भेजना होता है, अगर वो ऑब्जर्वेशन लगा के नहीं भेजते पहली दफ़ा, तो क्या वो कानून बन जाता होता है सर? पहले तो ये बता दें। जी देखें, कानून का जो प्रोसेस है वो अगर कौमी असम्बली में पहले पेश किया है तो सेनेट में जाएगा, और अगर सेनेट में पहले पेश किया गया है तो कौमी असम्बली में जाएगा। तो दोनों ऐवानों से जब वो मंजूर हो जाता है तो फिर सदर मुमलिकत के पास वो जाता है। वहां पे सदर साहब के पास दो इख्तियारात है। नंबर 1, या तो वो उसको दस्तखत करके एंडोर्स कर सकते हैं जी ठीक है जी, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। फिर उनके पास एक यूनिक इख्तियार, और वो ये कि वो उससे उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं और पार्लियामान को भेज सकते हैं
रीजंस का लिख के कि ये वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे सदर मुमलिकत ये समझते हैं कि इसका ये कानून ठीक नहीं है। तो फिर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास होता है और उसमें मंजूर होने के बाद फिर सदर मुमलिकत को दोबारा भेजा जाता है और आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 10 दिन दिए गए हैं और 10 दिन में अब वहां से आर्टिकल 75 में से सदर साहब का एक इख्तियार वो वापस ले लिया जाता है और वो है उनका दोबारा वापस भेजने का। अब आर्टिकल 75 के तहत सदर मुमलिकत उस पे या तो दस्तखत करेंगे और वो एक्ट ऑफ पार्लिमान बन जाएगा, और अगर दस्तखत नहीं करते और वो समझते हैं कि उनके वो मुनासिब नहीं है फिर भी, तो 10 दिन के लैप्स होने के बाद वो खुद ब खुद एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है और वो नोटिफाई हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आइन में दिया गया प्रोसेस है उसमें सदर मुमलिकत ने अगर पहले 10 दिन में ना हाँ और ना की और वो उनके पास ही पड़ा रहा तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली बाय नहीं हसन साहब, ऑपरेशन आप ये कह रहे हैं कि ऑफ पहली दफा बन भी गया। अगर वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते कि वापस नहीं, तो पहली दफा में भी वो 10 दिन बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जबानी बात नहीं होती, इसमें ये एक बकायदा एक एस्टेब्लिशमेंट है और उनका एक समरी जाती है। समरी पे उन्होंने या उसको जस्टिफाई करना होता है, जी मैं ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, या उसको एंडोर्स करना होता है, उस पर भी सिग्नेचर्स होते हैं जो ओरिजिनल समरी होती है। तो ये नहीं कह सकते कि मैंने जबानी कहा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में और सेक्रेटेरिएट में जबानी बातों की कोई अहमियत नहीं होती, उसमें तहरीरी हुक्मनामे होते हैं, तहरीरी डायरेक्शंस होती हैं और बाकायदा समरीज होती हैं जिनको जो आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा अगर एक उस बिल प्रोसेस पर के तहत अगर जाती उस बिल पर सदर ने ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी हुई तो फिर सदर साहब का जो आज का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं 100% इस बात पे कन्विंस हूं। आप जरा देखें जो उस ट्वीट का लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया। उसमें ये कहा गया कि अगर मेरे इस वजह से जिनको कोई तकलीफ हुई है मैं उनसे माजरत करता हूं। इट मीन्स के एक्ट की नोटिफिकेशन की हद तक वो तस्लीम कर रहे हैं और जो उनको उससे तकलीफ जिनको हुई है उनसे उनसे माफी मांग रहे हैं, यानी अपने आप को गिल्टी करार दे के। देखें, अगर उनके ट्वीट को एज इट इज ले लिया जाए कि जी कि मैंने जबानी कह दिया था, तो मुझे ये बताएं क्या इतनी बड़ी हायरार्की में इतने बड़े पोर्टफोलियो पे और इस मनसब पे बैठ के वो शख्सियत जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, क्या वो जबानी ऑर्डर्स करेंगे इस तरह? साहब, ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया बन चुका है कि अगर हम सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ को मान लें और उस समरी पे अगर उन्होंने रिफ्यूज़ल लिखा है या ऑब्जर्वेशन लिखी हैं और उसके बाद वो नहीं गई तो उस पर तो अलग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये तो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन एक पॉइंट और है कि अगर उस पर रिफ्यूज़ल नहीं लिखा, ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखी और वापस जो है नहीं भेजा गया, तो इसका मतलब ये है कि फिर सदर मुमलिकत गलत बयानी कर रहे हैं। ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो और वो गलत बयानी से काम ले, अगर प्रेसिडेंट गलत बयानी करे तो फिर क्या किस तरह का एक्शन हो सकता है सर? अब आप टाइमिंग देखें, टाइमिंग ये है कि 9 सितंबर को वो उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और उन्होंने अपने ओहदे से सबकदोश हो जाना है, ठीक है। और अभी जब ये साइन करते गए तो 2 दिन के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए और आज जो है वो असद उमर साहब भी हो गए। तो पार्टी की जो इंटरनल हायरार्की है, मे भी उनकी तरफ से ये गिल्ला शिकवा किया गया और दबाया गया हो या दबाव किया गया हो कि ये आपने क्या किया है, तो अब उनके पास और कोई राह नहीं बची थी और उन्होंने ट्वीट करके ये बात कर दी। क्या मुझे ये बताएं, इतनी अहम बात ट्वीट पे, ये सदर मुमलिकत है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अहम ओहदे पर हैं, बिल्कुल सही कह रहे इनको हैं नहीं करने चाहिए, आप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ट्वीट नहीं करने चाहिए। ये किसी लीडर ऑफ अपोजिशन कोई और पॉलिटिकल पार्टी का तो समझ आता है, डायरेक्ट ट्वीट का नहीं बनता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, इनकी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आबिद जुबैरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सर, सदर मुमलिकत का ट्वीट एक तो कई शकूक व शुबहात भी जन्म ले गए सर।
बट अब क्योंकि वो एक्ट बन चुका है, अब उस एक्ट की क्रेडिबिलिटी पे अगर हम बात करें तो क्या उस एक्ट को कहीं चैलेंज किया जाएगा या मामला इन्वेस्टिगेट होंगे, या एक्ट तो एक्ट है, अब वो एक्ट रहेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपसे बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ। आप कैसे कह रहे हैं एक्ट बन गया, एक्ट रहेगा? जिस आदमी ने साइन करना होता है सदर मुमलिकत को, वो कह रहे हैं कि मैंने साइन ही नहीं किया। दो ही तरीके हैं आइन के अंदर, जब वो साइन करते हैं या जॉइंट सेशन से वो पास हो जाए और सदर के पास 10 दिन और हो, उसके अंदर वो नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली फिर एक्ट बन जाता है। यही दो तरीके आइन में दिए हैं। सदर कहता है मैंने दीन से ये समरी देखनी चाहिए कि सदर के साइन जारी तो नहीं हुए। सदर कहते हैं मैंने साइन ही नहीं कि मैंने भेजा ही नहीं। जब उन्होंने भेजा ही नहीं तो फिर और देखिए, और 2 तारीख को उनके पास ये एक्ट पार्लियामेंट से बिल आया, उनके पास 10 दिन थे। उससे पहले पार्लियामेंट तहलील हो चुकी थी, मतलब नेशनल असेंबली तहलील हो चुकी है। तो वो तो ज्वाइंट सेशन तो हो नहीं सकता। सदर कह रहे हैं मैंने साइन ही नहीं किया, मैंने उनसे कहा इसको वापस भेज दो, तो उन्होंने वापस भेज दो, तो वापस भेज दिया, और भेज दिया तो वहीं रहेगा क्योंकि पार्लियामेंट नेशनल असेंबली नहीं, ज्वाइंट सेशन हो नहीं सकता। साइन उन्होंने किया नहीं, तो फिर ये एक्ट कैसे बन गया? यही इश्यू बात है। ये देखना होगा कि समरी वो कहाँ है जिसके ऊपर उन्होंने वापस किया, या अगर एक ही तरीका या समरी पे वो साइन कर देते फिर वो एक्ट बन जाता। तो फिर अगर 2 तारीख के बाद उन्होंने समरी पे साइन किया तो आज इतने दिन के बाद वो नोटिफाई क्यों हुआ? तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बेहतर यही है सदर साहब बजाय अफसोस करने के सदर मुमलिकत जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं और ये है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि जी ये देखें कि जब एक्ट बना मैंने तो साइन ही नहीं किया, क्योंकि देखिए ये बड़ी गलत बात है। या तो उनके फोर्ज हुए हैं, जाली सिग्नेचर है, और अगर उन्होंने समरी वापस भिजवाई थी, अगर समरी उन्होंने वापस भिजवाई थी, उन्होंने कहा था इसको वापस भेज दो, तो फिर किसने इसको नोटिफाई किया? बिल्कुल ठीक है। किस आबिद तरह से साहब, नोटिफाई हो आबिद गया? साहब एक चीज क्लियर कर दे, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है पाशा साहब, क्योंकि हम बात कर रहे थे किसी एक और पहलू पे, मैं उस पर भी आता हूँ। पाशा साहब ने जो एक बात उठाई है आर्टिकल 75 में ऑब्जर्वेशन लिखना है उस समरी में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा सर। देखिए रूल, आपको 2 चीजें साथ पढ़नी होती है, रूल्स ऑफ बिजनेस जिसके तहत तो सारी ये प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, और आइन। आइन में कहीं नहीं लिखा कि उनको ऑब्जर्वेशन, अगर और हमें क्या मालूम उन्होंने लिखी या नहीं लिखी, सर वापस नहीं है तो उनको लिखने की जरूरत है। वो समरी को नहीं साइन करता, 10 दिन के अंदर नहीं साइन करते, जब भी वो ज्वाइंट सेशन में आता है उनको सिर्फ वापस भेजने की जरूरत है। उमूमन तरीका कार ये होता है सदर उसमें सजेशंस दे देते हैं कि मुझे इस सेक्शन पे वो नहीं, तो उस पर डिबेट हो जाती है, या उसको टोटो कहते हैं कि जी मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मैं इस पर कर देती है, तो फिर वो आइन कानून बन जाता है। तो ये कहाँ आइन में तहरीर है कि जी उनको ऑब्जेक्शंस देना, उनको सिर्फ वापस भेजना है, वो उसको पूरे को वापस रिजेक्ट करके भेज सकते हैं कि जी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके नेचुरल ऑफिस, तो ये उनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उनके स्टाफ से कि जी किस तरह से क्या जो बात हो रही है सदर साहब, हम तो यकीन करेंगे जो सदर साहब कर रहे हैं। सर वेरी राइट, आपने अच्छा इसको एलेबोरेट कर दिया। एक चीज और भी बता दीजिए, सदर क्या जबानी कह दें कि भाई इसको वापस भेज दो, तो मामला अगर कोर्ट में चैलेंज हो तो ये कैसे साबित, ये क्या इफेक्टिव होगा? सदर का आके कह देना कि जी मैंने तो इनसे कह दिया था वापस भेज दो, इन्होंने नहीं भेजा, तो ये क्या सदर की नहीं, इस तरह से होगा कि सदर, मैं तो कहता हूँ सदर साहब को खुद इस पे सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहिए खत, अगर वो लिख सकते हैं, अगर वो आजाद हैं तो वो लिख दें सुप्रीम कोर्ट को खत कि जी ये इस तरह से ये बात हुआ, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। वो सफिशिएंट होगा कि जी मैंने इसको वापस भेज दिया था। ये उनके स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वहां से जो समरी है वो क्या है, समरी गई, अगर समरी कोई तो समरी आई होगी कानून की मिनिस्ट्री में जिस पे इन्होंने एक्ट बनाया है, वो कहाँ है, वो दिखाएं वो हमें। सर वेरी राइट पाशा साहब, एक तो समरी भी देखनी है सर, और ऑफ कोर्स जब समरी सामने आएगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, बट सदर साहब का ऑब्जर्वेशन लिखना ज़रूरी नहीं है आर्टिकल 75, वो कह भी सकते हैं कि भी वापस भेज दो, तो स्टाफ ने उस समरी को वापस मूव करना। बात ये है कि मैंने अपनी जो बात शुरू की थी स्टार्ट में ये कहा था कि समरी आई होगी, बगैर समरी के बिल नहीं आया होगा। तो उस समरी पे क्या सदर मुमलिकत ने ये लिख दिया था कि रिजेक्टेड, जैसे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा? अगर तो उन्होंने लिखा है फिर तो बात बिल्कुल ठीक है कि फिर वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने वापस नहीं भेजा। और अगर उस पे नहीं लिखा, उन्होंने कोई सिग्नेचर्स नहीं किए, रिफ्यूजल के सिग्नेचर नहीं किए, तो फिर सदर मुमलिकत जो है वो इंतहाई अदब के साथ मैं कहूंगा कि वो गलत बात कर रहे हैं। अगर कोर्ट में जाए चले गए सदर साहब या खत लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या सदर साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड कर पाएंगे विदाउट रिटन एविडेंस? सर सिर्फ एक चीज है उनकी फेवर में, अगर वो असम्बली अवेलेबल है जिस पे डिसअप्रूव लिखा गया है और नीचे उनके सिग्नेचर्स हैं, फिर तो इस बात को वो प्रूव कर पाएंगे
कि अमले ने इनके साथ जैलसाजी की है, और अगर ये नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको साबित करना मुश्किल होगा कोर्ट में। देयर इज़ कन्फ्यूजन। अब अगर मामला कोर्ट में जाता है तो क्या ये कन्फ्यूजन दूर होगी या नहीं, पर यह तय है कि जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होती, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड आर्मी एक्ट अब नोटिफाई होगी और वो एक्ट ही रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।